की डेट में हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है और इनफैक्ट किसी के पास टाइम ही नहीं है। यू शुड नो वाई यू वॉन्ट वट यू वॉन्ट, कि आप सिर्फ इन्हीं एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कीजिए। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी अप्रॉक्सीमेटली 6 months to 9 months बैक, उसमें है अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75,000 करोड़ पैसा ऐसा है जो कि अनक्लेम्ड पड़ा है बैंक्स में। हम लोग जब कमाना शुरू करते हैं तो हम एक रैट रेस में चले जाते हैं। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो दो चीजें जो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हर्षित और आज हम बात करेंगे नंबर्स की। नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज कोई ना कोई नंबर अचीव करना चाहता ही है। कोई अचीव करना चाहता है सेहत में नंबर, कोई अचीव करना चाहता है इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स के नंबर, कोई अपना वोट काउंट बढ़ाना चाहता है, तो कोई अपनी लाइफ में सेल्स काउंट बढ़ाना चाहता है। बट हम जो सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं वो है हमारे फाइनेंस के नंबर्स। और आज इसीलिए फिनकास्ट में हमारे साथ फाइनेंस के एक हमसे थोड़े से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इस एरिया में। वेलकम मिस्टर गौरव हांडा हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो, और दूसरा मुझे ये बताइए कि फाइनेंस ही आपने क्यों चुना? ये मेरा पर्सनल सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ ऐसे क्या हो गया कि आप नंबर्स के पीछे भाग गए? देखिए, नंबर सबको अट्रैक्ट करते हैं और नंबर्स में अगर आप अच्छे हैं तो इट प्लेज अ लॉन्ग वे। एंड क्रिकेट का हमेशा से शौक रहा है तो वहाँ भी नंबर्स, रन रेट और वो सब ध्यान रखना पड़ता है अगर आपको मैच जीतना है तो इसी तरह लाइफ में अगर आपको क्रिकेट मैच में आपको वैसे ध्यान रखना पड़ता है और यहाँ पे लाइफ में आपको वेल्थ अगर क्रिएट करनी है तो आपको नंबर्स समझना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। बट गौरव भाई, क्या होता है कि हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है बट एक्चुअल पर्पस नहीं पता चल पाता है कि हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, कैसे कमाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा मुझे इस मुद्दे पे भी आज एक क्लैरिटी चाहिए कि पैसे का पर्पस क्या है, कमाने का पर्पस क्या है। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आज की डेट में हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है और इनफैक्ट किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो मेरे पीछे अपने एक कज़न भैया हैं, उनसे डिस्कशन हो रहा था कि तो उनकी डॉटर जॉब करती है, तो वो सुबह 8 बजे जाते हैं और कभी शाम को 7 बजे 8 बजे तक, तो इतनी लंबी ड्यूरेशन में काम कर रहे हैं एंड दे डोंट हैव टाइम टू एंजॉय द मनी। ट्रू। तो इसीलिए रियल पर्पस लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जापानीज वर्ड है एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इकिगाई करके, आई एम श्योर आपने सुना होगा जी। तो वो कहता है कि व्हाट इज़ योर रियल पर्पस ऑफ लाइफ। तो वो हमको पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा लाइफ में रियल पर्पस क्या है। इनफैक्ट एक फ्रेंड से एक बार डिस्कशन हो रहा था, तो वो अभी आउट ऑफ इंडिया में सेटल्ड है, तो मैंने उनसे ऐसे पूछा आपका पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हो? तो ही सेड कि राइट नाउ आई एम अराउंड 40, आई वॉन्ट टू रिटायर बाय 55 एंड मैं और मेरी वाइफ मिलके हम इंडिया में कुछ एक अपना बुक कैफ़े खोलना चाहते हैं। वाओ। यस। तो फिर हमने इनफैक्ट उस गोल को नाम भी दिया कि कैफ़े बाय द बीच। वाओ। सो बेसिकली एक पर्पस होना चाहिए। पर्पस बहुत ज़रूरी। अगर आपने पैसा कमा लिया है या आप कमा रहे हैं और आपका मनी वाइज कोई गोल नहीं है, देन इसका कोई मतलब नहीं बनता है। यू शुड नो वाई यू वॉन्ट वट यू वॉन्ट। ट्रू। बट जैसे कि आपने बोला कि आपके भैया हैं, उन्होंने आपसे डिस्कस किया, फैमिलीज में, स्पेशली इंडियन फैमिलीज में एक ऐसा ट्रेडिशन चलता आया है वेयर वी हाइड आवर अर्निंग्स। हम अपने पैसों को बताते नहीं कि हम कितना कमाते हैं, और इनफैक्ट एक थोड़ा सा टैबू भी है कि यार मत बताओ, नजर लग जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि पिताजी ने कितना कमाया बेटे को नहीं पता है, बेटे ने कितना कमाया उनके पोते को नहीं पता है या उनके बेटे को नहीं पता है। तो ये क्या ये सही चीज़ है? और फैमिली में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का क्या रोल होता है? देखिए, फैमिली में तो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होनी ही चाहिए जी। और हम जो भी सीखते हैं बचपन से, जैसे हम जो सीखते आए हैं अपने पेरेंट्स को देख के, जैसे उन्होंने अपनी वेल्थ को, अपने पैसे को मैनेज किया है, तो कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि कुछ बिलीव्स भी जो हमारे अंदर आ जाते हैं, वो जो हम बचपन से सुनते आते हैं अपने पेरेंट्स से। जैसे मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक अच्छी चीज़, सेफ और एक अच्छा एसेट क्लास माना जाता है जी। तो वो एक बिलीफ बन गया है कि आप सिर्फ इन्हीं एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कीजिए। जी। और साथ में फैमिली में डिस्कशन होना इसलिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट पता हो सबको, फैमिली मेंबर्स को, कि जो वेल्थ आपने बनाई है या जो वेल्थ आप बनाना चाहते हैं वो कहाँ आपकी इन्वेस्टेड है। ट्रू। सो दैट इन फ्यूचर, इन केस गॉड फॉरबिड इफ समथिंग हैपेंस, जी, द फैमिली नोज अबाउट द वेल्थ। इनफैक्ट अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे एक आरबीआई का आंकड़ा बता रहे थे कि कितने % वेल्थ है जो कि अनक्लेम्ड है, किसी को पता नहीं है। थोड़ा सा बताइए मुझे उस बारे में। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी अप्रॉक्सीमेटली 6 months to 9 months बैक, उसमें है अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75,000 करोड़ पैसा ऐसा है जो कि अनक्लेम्ड पड़ा है बैंक्स में। किसी ने अभी तक वो पैसा क्लेम नहीं किया है। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए है क्योंकि
लोग मैंने देखा है कि तो काफी जगह अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखते जी। हैं। मैं किसी से मिला, उनके रफली 8 से 10 तो बैंक अकाउंट है। अब आप मान लीजिए अगर 8 से 10 बैंक अकाउंट है, हर एक अकाउंट में मान लीजिए अगर 50,000 या लाख रुपए पड़ा है, तो हम वैसे ध्यान नहीं देते हैं, बट अगर आप सबका टोटल करेंगे तो 8 से 10 लाख रुपए की वेल्थ हो गई वो, वाओ। और वो सिर्फ बैंक अकाउंट में ऐसे ही आइडियल पड़ा हुआ है। ट्रू। और जब आपकी वेल्थ इतनी जगह डिवाइडेड होती है और जब आप फैमिली में किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है या उनको आइडिया ही नहीं रहता है कि पैसा कहाँ है और कितना है और कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है। ये आई थिंक आज की डेट में बहुत जरूरी है, फैमिली में डिस्कस करना, सबके साथ शेयर करना। और कहाँ पैसा गड़ के रखा हुआ है ये तो जरूर पूछ लो पिताजी से, मतलब रोज जब अच्छे मूड में हो तो पापा वो आपने बताया नहीं, वो 2-3 लाख रुपए का हिसाब मिसिंग है। बट जोक्स अपार्ट, गौरव भाई, क्या होता है कि हम लोग जब कमाना शुरू करते हैं तो हम एक रैट रेस में चले जाते हैं, एज वी मेंशन्ड। कौन सी वो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर हमें आफ्टर, इवन इफ वी आर डूइंग बिजनेस या हम सैलरीड हैं, हमें ध्यान देना चाहिए कि भाई हमारे पास जब पैसा आने लगा तो वो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें इंसान को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ध्यान देना चाहिए? नहीं, इन्वेस्टमेंट के एंगल से तो नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो 2 चीजें जो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक तो टैक्सेस का हम ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी। करेक्ट। इनफैक्ट मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी कि वो, हम पैसा कमाते हैं उस पर भी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, फिर अभी तक वो जैसे अपना पैसा एफडी में रखते थे, करेक्ट, और वो 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। ट्रू। तो उन्होंने कहा कि टैक्स पेड पैसे पे जो मैं अर्न कर रहा हूँ उस पर फिर मैं 30% टैक्स दे रहा हूँ। तो इसीलिए आप देखेंगे रिच बिकम्स रिचर, बिकॉज वो अपने फंड्स को, पैसे को इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और टैक्स भी अच्छे से प्लान करते हैं। ट्रू। सो वन थिंग इज टैक्स एंड सेकंड इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बट हम इन्फ्लेशन को ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस। एंड टैक्सेस। बट जैसा आपने बोला कि लोग एफडी में अपना पैसा रखते हैं, ठीक है, बट बहुत सारी फैमिलीज हैं जो एफडी को या फिर जो ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग था, जैसे गोल्ड हो गया या फिर आपका रियल स्टेट हो गया, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी से लोग बहुत डरते हैं। इक्विटी को लेकर के एक तो लोगों का ये नोशन क्यों है, और दूसरा गैम्बलिंग भी लोगों ने इसको एक लेबल कर रखा है कि यार इक्विटी गैम्बलिंग है। इज इट ट्रू? देखिए, पहली बात तो ये किस बुक में लिखा है कि आपको इक्विटी में ही स्पेकुलेट करना है, राइट? तो वो हम अपनी मर्जी से, बिकॉज वी वांट टू अर्न क्विक मनी, करेक्ट, और हमको लगता है उसमें हम छोटा पैसा लगा के एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, इसलिए हम उसमें गैम्बलिंग में चले जाते हैं। जी। एग्जैक्टली गैम्बलिंग नहीं कहूंगा, इक्विटी इज नॉट गैम्बलिंग। अगर आप उसको सही तरीके से और समझ के इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आप लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। लेकिन आप अगर उसमें स्पेकुलेट करेंगे, रियल एस्टेट में क्या कोई स्पेकुलेट करता है? आपने कभी सुना है कि मैंने मंडे को रियल एस्टेट खरीदा और ट्यूसडे को बेच दिया? नहीं, क्योंकि वो हमारा बचपन से ऐसा माइंडसेट बना हुआ है कि रियल एस्टेट लिया है तो उसको 20 साल रखना ही रखना है। ट्रू। आप इक्विटी को 20 साल रख के देखिए, टाइम तो दीजिए, एंड देन यू सी द मैजिक। ट्रू। वो लॉन्जिटिविटी का जो है ना, शायद इक्विटी के साथ आया ही नहीं। लोग उसको लंबे समय के हिसाब से सोच ही नहीं रहे। सोच भी नहीं रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये लगता है मेरे को कि शायद अभी तक किसी ने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। ऐसा होता है ना कि जो चीज़ आप एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, मान लीजिए आप फ्लाइट में बैठे हैं, तो अगर आपको कोई कहे कि आप प्लेन उड़ाइए तो आप उड़ाएंगे या आप उड़ा पाएंगे? ऑटो पायलट है तो आई डोंट माइंड। नहीं उड़ा पाएंगे, क्योंकि ना आप उड़ा पाएंगे ना मैं उड़ा पाऊंगा, क्योंकि हमने कभी उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है। ट्रू। तो जब किसी ने इक्विटी को एक्सपीरियंस नहीं किया है, इक्विटी को समझा नहीं है कि एक्चुअल में इक्विटी क्या होता है, तो इसलिए हमें उससे डर लगता है। ट्रू। और फियर हमारे माइंड में सबसे ज्यादा प्ले करता है। तो जब हमारे माइंड में फियर आ जाता है तो हमको लगता है कि इस चीज में लॉस हो सकता है, तो इसको अवॉइड करते हैं जी। जहां सेफ है वहीं चले जाते हैं। तो आदमी सेफ्टी को फिर चुनता है फियर की वजह से। बट आपने गौरव भाई एक और बहुत अच्छा टर्म यूज किया, स्पेक्यूलेशन। सो व्हेन इट कम्स टू स्पेक्यूलेशन, जैसे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसको रियल स्टेट से जोड़ के रखा है, इन्वेस्टमेंट में इसका क्या रोल है? एक तो आप मुझे वो बताओ, और लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे इस चीज को सीखें? देखिए, इनफैक्ट सेबी का रेगुलरली डेटा भी आता रहता है कि स्पेकुलेशन में, लीवरेजिंग में, डेरिवेटिव्स में, एफएनओ में 90% ऑफ द पीपल हैव लॉस्ट देयर मनी। ओके, ये रेगुलर डेटा आता है सेबी का। ऑलराइट। ये डेटा आने के बावजूद भी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं। सो हमारी कोशिश है, सेबी की कोशिश है, गवर्नमेंट की कोशिश है कि लोग ज्यादा स्पेकुलेट ना करें। आप अपने गोल्स के हिसाब से, टाइम होराइजन के हिसाब से और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। जैसा आपने बोला कि स्पेकुलेशन तो दोनों जगह, ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा आपसे ना मैं एक छोटा सा सवाल पूछ ही लेता हूँ, थोड़ा डायरेक्ट है। रियल एस्टेट में पैसा ज्यादा है या इक्विटी में पैसा ज्यादा है? क्योंकि स्पेकुलेशन तो दोनों जगह है। फिर नहीं, रियल एस्टेट में स्पेकुलेशन नहीं है। और रियल एस्टेट में तो आदमी इन्वेस्ट करता है और वो ये सोचता है कि ये मेरी नेक्स्ट जनरेशन के लिए है जी। गोल्ड को भी आदमी ये सोचता है कि ये मेरी नेक्स्ट जनरेशन के लिए है। अच्छा, हाँ,
इक्विटी को कोई ये नहीं सोचता कि ये मेरी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। इक्विटी में आदमी सोचता है कि मैंने मंडे सुबह खरीदा, ट्यूसडे को मुझे इसको बेचना है। हाँ। शायद ट्यूसडे भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 9:30 खरीदा और 12:30 बजे बेचना है। एक्चुअली मुझे ना एक कॉल याद आ गया गौरव भाई, मैंने ना एक किसी न्यूज़ चैनल के बिजनेस चैनल पे देखा था कि वहाँ पे एक दादाजी ने उसके एमआरएफ टायर का जो है बॉन्ड खरीदा था, शेयर बॉन्ड। आई डोंट नो इफ यू नो दिस। और उसका फोन आया कि मेरे पास उसके 21 बॉन्ड पड़े हुए हैं। तो उनके दादाजी ने एक्चुअली स्पेकुलेशन रखा था इक्विटी में, और वो उसके पोते के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया। तो उसको हम स्पेकुलेशन नहीं कहेंगे पहले तो। अच्छा। वो उन्होंने, और वो शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में जो शेयर्स आप खरीदते थे वो फिजिकल फॉर्म में होते थे। करेक्ट। आज की डेट में क्या है, सब कुछ डीमैट मोड में है। आप पूरे दिन फोन पे बैठे हैं, एक एक सेकंड में आप अपने फोन को देखते हैं। कई लोग तो डेली सुबह उठ के अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू देखते हैं। वो इसीलिए पड़ा रहा और शायद इसीलिए वेल्थ बना पाया। इनफैक्ट इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल जी। कि उनके पास ये शेयर्स इतने सालों तक पड़े रहे। हाँ। और वो, मैंने ये वीडियो देखी थी, हम डायरेक्ट शेयर्स पे नहीं कमेंट कर सकते हैं, बट यस, क्योंकि ये पैसा इतने साल पड़ा रहा, हाँ। इसीलिए वेल्थ बनी। तब वही मैंने कहा कि जैसे हम रियल एस्टेट को टाइम देते हैं, गोल्ड को टाइम देते हैं, आप इक्विटी एज एन एसेट क्लास को समझिए, उसको टाइम दीजिए, डेफिनेटली उसमें वेल्थ बनेगी। इनफैक्ट आई विल शेयर सम नंबर्स विद यू ऑल्सो। जैसे रियल एस्टेट में पहले मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। हम जिस घर में रह रहे हैं, हमने खरीदा था, पापा ने खरीदा था रफली 27 lakhs का, और आज की डेट में उसकी वैल्यू है 1.6। मतलब अभी रिसेंटली एक हमारी गली में ही एक सेल ट्रांजैक्शन हुई, तो उससे एक आइडिया मिला कि क्या रफली उसकी करंट वैल्यू है। तो इसको आप मान लीजिए हो गए हैं रफली 19 ईयर्स। तो आपको क्या लगेगा, ये बहुत अच्छा रिटर्न है, खराब रिटर्न है? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रिटर्न है, मतलब अगर आप उसको थोड़ा लंबे इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखो तो। बट यू नो बेटर। नहीं तो, बट इसमें क्या होता है ना, हम रियल एस्टेट को हमेशा नंबर्स के एंगल से देखते हैं। ट्रू। कि 1 लाख में खरीदा, आज की डेट में 1 करोड़ हो गया, बहुत बढ़िया रिटर्न है। हाँ। अगर आप उसका 20 साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनुअलाइज रिटर्न आपका कितना बना, साल का रिटर्न कितना बना। तो जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ अपने घर की, जहां अभी हम रहते हैं, तो इसका अगर हम परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करें, नंबर बहुत बड़ा लगता है, बट एनुअलाइज रिटर्न इज ओनली 11%। ओ, और हमें लगता है पता नहीं कितना करोड़ों रुपए कमा लिए भल्ला साहब ने अपना घर बेच करके। इनफैक्ट सेम टाइम पीरियड पे मैं एक एनालिसिस कर रहा था, निफ्टी, जो कि आपकी हमारी कंट्री का एक बैरोमीटर माना जाता है, निफ्टी 50, जो टॉप की 50 कंपनीज होती हैं। मान लीजिए आपने और कहीं नहीं इन्वेस्ट किया होता, सिर्फ टॉप की निफ्टी 50 कंपनीज में, इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता, तो ही आपका पैसा रफली 13% की वैल्यू से ग्रो हुआ होता, और उसकी वैल्यू कम से कम होती है आज की डेट में 3 करोड़ रुपए के आसपास।